वेलकम बैक। मॉडर्न सी प्लस प्लस के हमारे इस सफ़र में अब तक हमने इस बात को परफेक्ट करने में काफ़ी समय बिताया है कि हमारा कोड सीक्वेंशियली कैसे रन होता है। हमने मेमोरी लेआउट्स ऑप्टिमाइज किया है, अपनी ऑनरशिप सेमांटिक्स को पॉलिश किया है और कंपाइलर के साथ तालमेल बिठाना सीखा है। लेकिन मॉडर्न सिस्टम्स सिर्फ एक समय में एक ही इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को एग्जीक्यूट नहीं करते। उनके पास काम के इंतजार में दर्जनों सीपीयू कोर्स और हजारों जीपीयू एग्जीक्यूशन यूनिट्स होती हैं। अगर हम हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स बनाना चाहते हैं या खुद को जीपीयू कर्नल्स लिखने के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो हमें एक साथ चलने वाली मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स को मैनेज करने में कंफर्टेबल होना होगा। आज हम थ्रेड मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रख रहे हैं। हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स को कैसे हैंडल करता है, क्यों क्लासिक एसटीडी थ्रेड एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी छलांग थी, हालांकि इसने डेवलपर्स के लिए कुछ खतरनाक जाल छोड़ दिए थे, और कैसे सी प्लस 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 20 का एसटीडीजे थ्रेड आखिरकार हमें वो बुलेट प्रूफ एग्जीक्यूशन सेमांटिक्स देता है जो हम हमेशा से चाहते थे। अपनी पसंद का ड्रिंक लीजिए, अपना एडिटर चालू कीजिए और चलिए ओएस थ्रेड्स को मैनेज करने की गहराई में उतरते हैं। सेक्शन ब्रेक। पैरेलल रियलिटी में आपका स्वागत है। क्या होता है जब आप एक थ्रेड स्पॉन करते हैं? इससे पहले कि हम हैश इंक्लूड थ्रेड करना शुरू करें, चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और बैकग्राउंड में देखते हैं कि क्या चल रहा है। जब आप सी प्लस प्लस को एक थ्रेड लॉन्च करने के लिए कहते हैं, तो असल में आपके कंप्यूटर पर क्या होता है? पिछले चैप्टर 3.3 में हमने थ्रेड स्पेसिफिक स्टैक फ्रेम एलोकेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। याद है कैसे हर एग्जीक्यूशन थ्रेड को मेमोरी का अपना एक आइसोलेटेड रीजन मिलता है जिसे कॉल स्टैक कहते हैं। जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन थ्रेड क्रिएट करता है और इसके लिए एक स्टैक एलोकेट करता है जो आमतौर पर आपके ओएस और प्लेटफॉर्म सेटिंग्स के आधार पर 1 MB से 8 MB तक होता है। मेन थ्रेड इस स्टैक का यूज लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करने, फंक्शन कॉल्स को ट्रैक करने और रिटर्न एड्रेसेस को मेंटेन करने के लिए करता है। जब आप सी प्लस प्लस में एक नया थ्रेड क्रिएट करते हैं तो ओएस कर्नल बीच में आता है। ये इस नए एग्जीक्यूशन थ्रेड के लिए एक बिल्कुल नया कॉल स्टैक एलोकेट करता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स को आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए फंक्शन को पॉइंट करने के लिए इनिशियलाइज करता है और थ्रेड को ओएस शेड्यूलर की रन क्यू में ऐड कर देता है। यह डायग्राम एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस के लेआउट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे ग्लोबल और हीप मेमोरी सभी थ्रेड्स के बीच शेयर की जाती हैं, जबकि हर इंडिविजुअल थ्रेड लोकल वेरिएबल्स के लिए अपना खुद का आइसोलेटेड स्टैक मेंटेन करता है। क्योंकि एक ही प्रोसेस के अंदर के सभी थ्रेड्स बिल्कुल सेम वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस में रहते हैं, वे टेक्निकली सभी ग्लोबल वेरिएबल्स, हीप एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंटर या रेफरेंस द्वारा पास किए गए डेटा को देख और एक्सेस कर सकते हैं। वह शेयर्ड मेमोरी एक्सेस मॉडर्न कंकरेंसी की सबसे बड़ी सुपर पावर और उसकी सबसे खतरनाक लायबिलिटी दोनों है। सेक्शन ब्रेक। द क्लासिक एसटीडी थ्रेड कोलन एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स और आर्गुमेंट पासिंग। सी प्लस प्लस 11 में इंट्रोड्यूस किया गया एसटीडी थ्रेड। एसटीडी थ्रेड एक अंडरलाइंग ओएस थ्रेड के लिए एक सिंगल हैंडल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पॉजिक्स सिस्टम्स पर एक पी थ्रेड या विंडोज पर एक Win32 थ्रेड। एक थ्रेड क्रिएट करना बहुत सिंपल लगता है। कोलन आप एक एसटीडी थ्रेड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसे एक कॉलेबल, एक फ्री फंक्शन, एक लैम्बडा, एक फंक्टर या एक मेंबर फंक्शन पॉइंटर पास करते हैं, उन सभी आर्गुमेंट्स के साथ जो उस फंक्शन को चाहिए होते हैं। यह सी प्लस प्लस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज करके एक बेसिक थ्रेड को कैसे क्रिएट और मैनेज किया जाता है। ये एक हेल्पर फंक्शन डिफाइन करता है जो एक्टिव थ्रेड के यूनिक आइडेंटिफायर के साथ एक पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग को एक सेट नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करता है। मेन एग्जीक्यूशन फ्लो इस सेकेंडरी थ्रेड को स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स के साथ स्पॉन करता है और फिर एग्जिट करने से पहले इसके कंप्लीशन का वेट करने के लिए ब्लॉक हो जाता है। यह काफी क्लीन और फ्रेंडली लगता है, लेकिन एसटीडी थ्रेड एक्चुअली अंडर द हुड उन आर्गुमेंट्स को कैसे हैंडल करता है, यहीं पर कई सी प्लस प्लस डेवलपर्स सब्टल बग्स का शिकार हो जाते हैं। आर्गुमेंट पासिंग मैकेनिक्स कोलन वैल्यूज, रेफरेंसेस और मूव्स। बाय डिफॉल्ट एसटीडी थ्रेड कंस्ट्रक्टर सभी सप्लाइड आर्गुमेंट्स को आपके फंक्शन ऑब्जेक्ट में आर वैल्यूज की तरह पास करने से पहले इंटरनल थ्रेड लोकल स्टोरेज में कॉपी या मूव करता है। भले ही आपका फंक्शन सिग्नेचर रेफरेंस द्वारा आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता हो, एसटीडी थ्रेड डिफॉल्ट रूप से कॉपी ही करता है। आइए एक थ्रेड फंक्शन में आर्गुमेंट्स पास करने के 3 प्राइमरी तरीकों को समझते हैं। कोलन पास बाय वैल्यू पैरेंथेसिस ओपन, द डिफॉल्ट सेफ्टी नेट पैरेंथेसिस क्लोज।
जब आप प्लेन वैल्यूज या ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू द्वारा पास करते हैं तो एसटीडी थ्रेड अपने इंटरनल डीके कॉपीड स्टोरेज के अंदर ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बनाता है। ये C++ एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक टेक्स्ट पेलोड को प्रोसेस करने के लिए एक नया थ्रेड कैसे स्पॉन किया जाता है। ये दिखाता है कि प्रोसेसिंग फंक्शन में पास करने से पहले स्ट्रिंग डेटा को थ्रेड के इंटरनल स्टोरेज में कैसे कॉपी किया जाता है और फिर यह थ्रेड के एग्जीक्यूशन फिनिश होने का वेट करता है। एसटीडी रेफ का यूज करके पास बाय रेफरेंस। अगर आपका थ्रेड फंक्शन रेफरेंस द्वारा एक पैरामीटर लेता है, वॉइड अपडेट पैरेंथेसिस ओपन एसटीडी स्ट्रिंग रेफरेंस डेटा पैरेंथेसिस क्लोज, और आप चाहते हैं कि थ्रेड आपके ओरिजिनल वेरिएबल को मॉडिफाई करे, तो केवल वेरिएबल का नाम पास करने से कंपाइलेशन फेल हो जाएगा। थ्रेड कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स को डीके रैपर्स में रैप करता है। एक रेफरेंस को एक्सप्लिसिटली पास करने के लिए आपको अपने आर्गुमेंट को एसटीडी रेफ पैरेंथेसिस ओपन या कॉन्स्ट रेफरेंसेस के लिए एसटीडी सी रेफ पैरेंथेसिस क्लोज में रैप करना होगा कोलन। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक न्यूली स्पॉन्ड थ्रेड में पैरामीटर को बाय रेफरेंस कैसे पास किया जाता है। यह एक इंटीजर को इनिशियलाइज करता है, एक बैकग्राउंड थ्रेड लॉन्च करता है जो एक रेफरेंस रैपर का यूज करके इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, थ्रेड के एग्जीक्यूशन खत्म होने का वेट करता है और फिर अपडेटेड वैल्यू को प्रिंट करता है। मेंटर वार्निंग थ्रेड फंक्शंस को रेफरेंसेस पास करने के लिए ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर पेरेंट थ्रेड पर रेफरेंस किया जा रहा वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप हो जाता है जब चाइल्ड थ्रेड अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो आपका चाइल्ड थ्रेड डैंगलिंग मेमोरी को रेफरेंस करने लगेगा, जिससे तुरंत अनडिफाइंड बिहेवियर ट्रिगर हो जाएगा। आर वैल्यू मूव सेमेंटिक्स। जब हैवी ऑब्जेक्ट्स या मूव ओनली टाइप्स जैसे कि एक एसटीडी यूनिक पॉइंटर या एक डायनेमिक बफर एलोकेशन के साथ डील कर रहे हों, तो आप कॉपी नहीं करना चाहते और शायद आप शेयर्ड रेफरेंसेस भी नहीं चाहते। आप ऑब्जेक्ट की ओनरशिप को सीधे थ्रेड में मूव कर सकते हैं। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि स्मार्ट पॉइंटर्स और मूव सेमांटिक्स का यूज करके डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी की ओनरशिप को एक नए थ्रेड में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। मेन एग्जीक्यूशन पाथ मेमोरी का एक ब्लॉक एलोकेट करता है। मेमोरी ओनरशिप को सेफली उसमें मूव करते हुए एक वर्कर थ्रेड स्पॉन करता है। यह कंफर्म करता है कि ओरिजिनल थ्रेड अब डेटा को पॉइंट नहीं कर रहा है और फिर वर्कर थ्रेड के अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने का वेट करता है। सेक्शन ब्रेक द फोर्क इन द रोड डॉट जॉइन वर्सेस डॉट डिटैच। एक बार जब आपने एक एसटीडी थ्रेड इंस्टेंस कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो ओएस कर्नल लगभग तुरंत ही आपके टारगेट फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। हालांकि आपके C++ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट एसटीडी थ्रेड को यह जानने की जरूरत होती है कि आप उस एग्जीक्यूशन लाइफ टाइम को कैसे मैनेज करने का प्लान कर रहे हैं। इससे पहले कि एसटीडी थ्रेड ऑब्जेक्ट अपने स्कोप के एंड तक पहुंचे, आपको दो रास्तों में से एक को चुनने के लिए फोर्स किया जाता है। कंप्लीशन के लिए वेट करें डॉट जॉइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीज करें डॉट डिटैच। चलिए देखते हैं कि दोनों ऑपरेशंस के दौरान क्या होता है। यह डायग्राम C++ में मल्टी थ्रेडिंग की लाइफ साइकिल को इलस्ट्रेट करता है। एक पेरेंट थ्रेड एक चाइल्ड थ्रेड को स्पॉन करता है, जिससे दोनों कॉन्करेंटली रन कर सकते हैं। इसके बाद पेरेंट थ्रेड एक जॉइन कमांड इनिशिएट करता है जो पेरेंट के एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है और चाइल्ड थ्रेड के अपना टास्क कंप्लीट करने का वेट करता है। जैसे ही चाइल्ड थ्रेड फिनिश और एग्जिट होता है, पेरेंट थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन रिज्यूम कर लेता है। जॉइनिंग डॉट जॉइन को कॉल करना एक सिंक्रोनस ब्लॉकिंग ऑपरेशन है। जब मेन या पेरेंट थ्रेड टी डॉट जॉइन को कॉल करता है, तो ये अपने खुद के एग्जीक्यूशन को तब तक के लिए सस्पेंड कर देता है जब तक कि थ्रेड टी अपना कॉलेबल कंप्लीट नहीं कर लेता और अपने एग्जीक्यूशन स्टैक को टर्मिनेट नहीं कर देता। एक बार जब डॉट जॉइन रिटर्न होता है, तो उस थ्रेड को बैक करने वाले ओएस रिसोर्सेज क्लीन अप हो जाते हैं और एसटीडी थ्रेड ऑब्जेक्ट एक अनजॉइनेबल स्टेट टी डॉट जॉइनेबल इक्वल टू फॉल्स में ट्रांजिशन कर जाता है। डिटैचिंग डॉट डिटैच को कॉल करने से C++ एसटीडी थ्रेड ऑब्जेक्ट और अंडरलाइंग ओएस थ्रेड के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। यह C+ एग्जाम्पल दिखाता है कि एक बैकग्राउंड लॉगिंग टास्क के लिए एक नया एग्जीक्यूशन थ्रेड कैसे क्रिएट करें और इसे इमीडिएटली डिटैच कर दें ताकि यह बैकग्राउंड में इंडिपेंडेंटली रन करे, जिसका मतलब है कि मेन प्रोग्राम को इसके फिनिश होने का वेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप डॉट डिटैच कॉल करते हैं, तो ओएस थ्रेड बैकग्राउंड में इंडिपेंडेंटली डेमन स्टाइल में चलता रहता है। जब यह कंप्लीट हो जाता है, तो ओएस इसके स्टैक और थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक्स को ऑटोमेटिकली रिक्लेम कर लेता है। डॉट डिटैच को डेंजरस क्यों माना जाता है? अगर मेन फंक्शन एग्जिट हो जाता है जब डिटैच्ड थ्रेड्स अभी भी रन कर रहे हैं,
तो C++ रन टाइम जबरदस्ती ग्लोबल और स्टैटिक डिस्ट्रक्टर्स को टीयर डाउन करता है और प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। इस शटडाउन सीक्वेंस के दौरान रिसोर्सेज को एक्सेस करने वाले, स्ट्रीम्स पर प्रिंट करने वाले या फाइल्स में राइट करने वाले कोई भी डिटैच्ड थ्रेड्स क्रैश, पार्शियल फाइल राइट्स या मेमोरी करप्शन का कारण बनेंगे। मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेज में लो लेवल रन टाइम इंजनों या डेमन आर्किटेक्चर्स के बाहर डॉट डिटैच शायद ही कभी एप्रोप्रिएट होता है। सेक्शन ब्रेक, द लैंडमाइन अनजॉइंड एसटीडी थ्रेड और एसटीडी टर्मिनेट। अब हम क्लासिक C++ के सबसे बदनाम फुटगन्स में से एक पर आते हैं। क्या होता है अगर एक एसटीडी थ्रेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है जब वह अभी भी जॉइनेबल है, जिसका मतलब है कि इसके डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन से पहले न तो डॉट जॉइन और न ही डॉट डिटैच को कॉल किया गया था। चलिए एक सीधे सादे दिखने वाले कोड स्निपेट को देखते हैं। यह C++ एग्जाम्पल एक कंकरेंसी हैजर्ड को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक बैकग्राउंड थ्रेड को एक टास्क परफॉर्म करने के लिए लॉन्च किया जाता है, लेकिन प्रोग्राम थ्रेड के फिनिश होने का सेफली वेट कर सके उससे पहले ही एक अनएक्सपेक्टेड एरर थ्रो हो जाता है। यह एक्टिव थ्रेड्स को ज्वाइन करने में फेल होने के डेंजर को डेमोन्स्ट्रेट करता है जब एक एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन के नॉर्मल फ्लो को इंटरप्ट करता है। अगर आप इस कोड को कंपाइल और रन करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रन टाइम एरर को आसानी से कैच करके एग्जिट नहीं करेगा। इसके बजाय आपका प्रोग्राम तुरंत एक एबॉर्ट मैसेज के साथ क्रैश हो जाएगा, जो कुछ इस तरह का होगा। यह कंसोल आउटपुट एक C++ एप्लीकेशन में एक क्रिटिकल रन टाइम फेलियर को दिखाता है, जहां सिस्टम अचानक एग्जीक्यूशन रोक देता है और एक मेमोरी डंप क्रिएट करता है क्योंकि एक वैलिड एरर हैंडलिंग सीक्वेंस के कॉन्टेक्स्ट के बाहर एक इमरजेंसी शटडाउन रूटीन ट्रिगर हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? जब रिस्की बिजनेस एक एक्सेप्शन थ्रो करता है तो C++ स्टैक अनवाइंडिंग मैकेनिज्म किक इन करता है। जैसे जैसे स्टैक अनवाइंड होता है, लोकल वेरिएबल्स कंस्ट्रक्शन के रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रॉय होते हैं। जब एग्जीक्यूशन अनवाइंडर वर्कर तक पहुंचता है तो इसका डिस्ट्रक्टर रन होता है। C++ स्टैंडर्ड कमेटी को C++11 में एसटीडी थ्रेड को डिजाइन करते समय एक मुश्किल चॉइस का सामना करना पड़ा था। क्या एसटी थ्रेड डिस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली डॉट जॉइन कॉल करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर थ्रेड हमेशा के लिए रन करता है या डेडलॉक हो जाता है तो स्टैक अनवाइंडर एप्लीकेशन को इंडेफिनेटली फ्रीज कर देगा। क्या इसे ऑटोमेटिकली डॉट डिटैच कॉल करना चाहिए? नहीं, क्योंकि डैंगलिंग लोकल वेरिएबल्स के साथ साइलेंटली रन करना साइलेंट डेटा करप्शन का कारण बन सकता है। क्योंकि दोनों में से कोई भी चॉइस यूनिवर्सली सेफ नहीं थी, कमेटी ने पॉसिबल स्ट्रिक्टेस्ट सेफ्टी इनवेरिएंट का डिसीजन लिया। अगर एक एसटीडी थ्रेड तब डिस्ट्रॉय होता है जब वह अभी भी जॉइनेबल है, तो इसका डिस्ट्रक्ट एसटीडी टर्मिनेट को कॉल करता है, जिससे प्रोसेस तुरंत किल हो जाती है। यह उस प्राइमरी टेनेंट को वायलेट करता है जो हमने चैप्टर 8.1 में सीखा था, यानी RAII रिसोर्स मैनेजमेंट। एक क्लास डिस्ट्रक्टर को रिसोर्सेज को क्लीनली रिलीज करना चाहिए और आपकी एप्लीकेशन को क्रैश किए बिना सेफली एग्जिट होना चाहिए। सेक्शन ब्रेक C++20 के साथ मॉडर्नाइज करना स्टैंडर्ड जेथ्रेड और ऑटोमेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लासिक स्टैंडर्ड थ्रेड के एक्सेप्शन सेफ्टी फ्लॉ को सॉल्व करने के लिए C++20 ने स्टैंडर्ड जेथ्रेड इंट्रोड्यूस किया, जो जॉइनिंग थ्रेड का शॉर्ट फॉर्म है। हेडर थ्रेड में लोकेटेड स्टैंडर्ड जेथ्रेड स्टैंडर्ड थ्रेड का एक कंप्लीट ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट है, जो थ्रेड ओनरशिप को प्रॉपर RAII सेमेंटिक्स में रैप करता है। द ऑटो जॉइनिंग डिस्ट्रक्टर स्टैंडर्ड जेथ्रेड में सबसे इमीडिएट इंप्रूवमेंट इसका डिस्ट्रक्टर लॉजिक है। जब एक स्टैंडर्ड जेट आउट ऑफ स्कोप जाता है तो इसका डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चेक करता है कि क्या अंडरलाइंग थ्रेड जॉइनेबल है। अगर ये जॉइनेबल है तो ये ऑटोमेटिकली जॉइन को कॉल करता है। चलिए स्टैंडर्ड जेथ्रेड का यूज करके अपने एक्सेप्शन प्रोन कोड को रीराइट करते हैं। यह C++ एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे मॉडर्न कोऑपरेटिव थ्रेड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग के दौरान सेफ रिसोर्स क्लीनअप एंश्योर करते हैं। एक टास्क परफॉर्म करने के लिए एक बैकग्राउंड थ्रेड लॉन्च किया जाता है और फिर एक एक्सेप्शन थ्रो किया जाता है। थ्रेड ऑब्जेक्ट के ऑटोमेटिक जॉइनिंग बिहेवियर की वजह से सिस्टम स्टैक को अनवाइंड करने और एरर को कैच करने से पहले बैकग्राउंड वर्कर के फिनिश होने का सेफली वेट करता है। देखिए यह कोड कितना ज्यादा क्लीनर और रेजिलिएंट है। अब आपको अर्ली रिटर्न्स में मैनुअल डॉट जॉइन कॉल्स को स्कैटर करने की जरूरत नहीं है, या सिर्फ थ्रेड्स के जॉइन होने को एश्योर करने के लिए ब्लॉक स्कोप्स को TDS ट्राई कैच ब्लॉक्स में रैप करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड जेथ्रेड सीमलेसली उस RAII फिलॉसफी को एडहियर करता है जिसे हमने चैप्टर 8.1 में कवर किया था, यानी रिसोर्स को एक्वायर करना कंस्ट्रक्टर में होता है
और इसे रिलीज करना प्रेडिक्टेबल तरीके से डिस्ट्रक्टर में होता है। सेक्शन ब्रेक, ग्रेसफुल एग्जिट स्ट्रेटेजीज, स्टैंडर्ड स्टॉप टोकन के साथ कोऑपरेटिव कैंसिलेशन। डिस्ट्रक्शन पर ऑटो जॉइनिंग फैंटास्टिक है, लेकिन यह एक पोटेंशियल इश्यू इंट्रोड्यूस करता है। अगर कोई थ्रेड एक इनफाइनाइट प्रोसेसिंग लूप एग्जीक्यूट कर रहा है, उदाहरण के लिए बैकग्राउंड टास्क प्रोसेसिंग क्यू आइटम्स, तो डिस्ट्रक्टर में जॉइन कॉल करने से कॉलर थ्रेड उस लूप के एंड होने का वेट करते हुए हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। हम एक रनिंग थ्रेड को कैसे बताएं कि अब उसे अपना काम रोकने और रैप अप करने का टाइम हो गया है। लेगेसी सिस्टम्स में डेवलपर्स एटॉमिक बूलियन फ्लैग्स यानी स्टैंडर्ड एटॉमिक बूल का यूज करते थे, जिन्हें टर्मिनेशन रिक्वेस्ट्स को फ्लैग करने के लिए थ्रेड रूटीन्स में पास किया जाता। C++20 इस पैटर्न को बिल्ट इन टाइप्स का यूज करके कोऑपरेटिव कैंसिलेशन में स्टैंडर्डाइज और फॉर्मलाइज करता है। पहला है स्टैंडर्ड स्टॉप सोर्स, जो कि स्टॉप रिक्वेस्ट इश्यू करने के लिए यूज होने वाला कंट्रोल हैंडल है, और दूसरा है स्टैंडर्ड स्टॉप टोकन, जो कि वर्कर थ्रेड द्वारा ये चेक करने के लिए यूज किया जाने वाला टोकन है कि क्या स्टॉप रिक्वेस्ट की गई है। स्टैंडर्ड जे थ्रेड में कोऑपरेटिव कैंसिलेशन टोकन्स के साथ बिल्ट इन इंटीग्रेशन होता है। अगर आपका वर्कर फंक्शन अपने पहले पैरामीटर के रूप में एक स्टैंडर्ड स्टॉप टोकन एक्सेप्ट करता है, तो स्टैंडर्ड जे थ्रेड ऑटोमेटिकली एक टोकन कंस्ट्रक्ट करेगा और उसे आपके फंक्शन में पास कर देगा। इसके अलावा जब स्टैंडर्ड जे थ्रेड का डिस्ट्रक्टर रन होता है, तो ये जॉइन कॉल करने से पहले ऑटोमेटिकली एक स्टॉप रिक्वेस्ट इश्यू कर देता है। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। ये C++ प्रोग्राम मॉडर्न जॉइनिंग थ्रेड क्लास का यूज करके कोऑपरेटिव थ्रेड कैंसिलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक बैकग्राउंड वर्कर थ्रेड अपने टास्क परफॉर्म करते समय पीरियोडिकली स्टॉप रिक्वेस्ट के लिए चेक करता है। मेन थ्रेड इस बैकग्राउंड वर्कर को स्पॉन करता है, इसे थोड़ी देर के लिए रन होने देता है और फिर स्कोप से एग्जिट कर जाता है। जॉइनिंग थ्रेड का डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली वर्कर को स्टॉप होने का सिग्नल देता है और इसके फिनिश होने का वेट करता है, जिससे बिना किसी मैन्युअल इंटरवेंशन के एक क्लीन और सेफ शटडाउन एंश्योर होता है। आउटपुट, ये एग्जीक्यूशन लॉग एक मल्टीथ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां रिपीटेटिव टास्क्स परफॉर्म करने के लिए एक बैकग्राउंड वर्कर थ्रेड स्पॉन किया जाता है। मेन थ्रेड वर्कर को स्टॉप होने का सिग्नल देता है और प्रोग्राम एग्जिट करने से पहले वर्कर थ्रेड के अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करने का वेट करके एक क्लीन शटडाउन एंश्योर करता है। एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्टिंग स्टॉप्स, आपको कैंसिलेशन सिग्नल करने के लिए std:/j थ्रेड डिस्ट्रक्टर का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप .request_stop पैरेंथेसिस का यूज करके किसी भी समय मैन्युअली स्टॉप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये C++ एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक कोऑपरेटिव बैकग्राउंड थ्रेड को लॉन्च किया जाए। उसके एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए मैन्युअली एक कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को ट्रिगर किया जाए और फिर यह वेरीफाई किया जाए कि स्टॉप सिग्नल सक्सेसफुली सेंड हो गया था। स्टॉप कॉलबैक्स यानी स्टैंडर्ड स्टॉप कॉलबैक। क्या होगा अगर स्टॉप रिक्वेस्ट आने पर आपका बैकग्राउंड वर्कर किसी IO इवेंट या कंडीशन वेरिएबल या नेटवर्क सिग्नल का वेट करते हुए ब्लॉक हो जाए? अगर थ्रेड वेट करते हुए फंसा हुआ है, तो लूप के अंदर इस टोकन .stop रिक्वेस्टेड चेक करना ही काफी नहीं है। C++20 स्टैंडर्ड स्टॉप कॉलबैक प्रोवाइड करता है, जो आपको एक कस्टम फंक्शन कॉलबैक रजिस्टर करने की परमिशन देता है, जो ठीक उसी मोमेंट पर ट्रिगर हो जाता है जो स्टॉप रिक्वेस्ट इश्यू की जाती है। यह C++ प्रोग्राम स्टॉप टोकन्स और स्टॉप कॉलबैक्स का यूज करके मल्टीथ्रेडिंग में कोऑपरेटिव कैंसिलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक बैकग्राउंड वर्कर थ्रेड स्टार्ट करता है जो नेटवर्क एक्टिविटी के लिए वेट करने को सिमुलेट करता है। वर्कर इंटरप्शन रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए एक कॉलबैक रजिस्टर करता है। एक शॉर्ट डिले के बाद मेन थ्रेड स्टॉप रिक्वेस्ट करता है, जो वर्कर थ्रेड को अनब्लॉक करने के लिए रजिस्टर्ड कॉलबैक को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक, स्टैंडर्ड थ्रेड और स्टैंडर्ड जे थ्रेड का साइड बाय साइड कंपैरिजन। अपने मेंटल मॉडल को सॉलिड बनाने के लिए आइए क्लासिक स्टैंडर्ड थ्रेड और मॉडर्न स्टैंडर्ड जे थ्रेड के फीचर्स को कॉन्ट्रास्ट करके देखते हैं। यह टेबल C++11 में इंट्रोड्यूस किए गए स्टैंडर्ड थ्रेड के फीचर्स को C++20 में इंट्रोड्यूस किए गए स्टैंडर्ड जे थ्रेड से कंपेयर करती है। डिस्ट्रक्टर बिहेवियर के मामले में स्टैंडर्ड थ्रेड स्टैंडर्ड टर्मिनेट को कॉल करता है अगर यह अभी भी जॉइनेबल है, जबकि स्टैंडर्ड जे थ्रेड ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट स्टॉप और जॉइन को कॉल करता है। RAII सेफ्टी के मामले में स्टैंडर्ड थ्रेड सेफ नहीं है और इसके लिए मैन्युअल मैनेजमेंट या रैपर्स की जरूरत होती है, जबकि स्टैंडर्ड जे थ्रेड बाय डिजाइन एक्सेप्शन सेफ है।
दोनों टाइप्स मूव ओनली हैं और कोई भी कॉपीएबल नहीं है, क्योंकि थ्रेड्स यूनिक रिसोर्स हैंडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑपरेटिव कैंसिलेशन के लिए स्टैंडर्ड थ्रेड को स्टैंडर्ड एटॉमिक बुलियंस या कस्टम फ्लैग्स का यूज करके मैन्युअल इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है, जबकि स्टैंडर्ड जे थ्रेड में स्टॉप टोकन्स और स्टॉप सोर्सेज के जरिए बिल्ट इन सपोर्ट होता है। फाइनली, दोनों क्लासेस सेम थ्रेड हेडर में डिफाइंड हैं। सेक्शन ब्रेक, द डार्क साइड ऑफ कंकरेंसी जब थ्रेड्स आपस में टकराते हैं। अब जब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड जे थ्रेड का यूज करके एग्जीक्यूशन थ्रेड्स को क्लीनली कैसे लॉन्च करना है, पैरामीटर्स कैसे पास करने हैं और उन्हें कैसे शट डाउन करना है, तो आइए पैरेलल प्रोग्रामिंग के एक फंडामेंटल चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं, जो है शेयर्ड मेमोरी एक्सेस। इस प्रोग्राम पर विचार कीजिए। हमारे पास दो थ्रेड्स कॉन्करेंटली रन कर रहे हैं और दोनों एक सिंगल शेयर्ड इंटीजर काउंटर वेरिएबल को 1 मिलियन बार इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह C++ प्रोग्राम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके एक क्लासिक डेटा रेस कंडीशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह 2 एग्जीक्यूशन थ्रेड्स लॉन्च करता है जो कॉन्करेंटली एक शेयर्ड इंटीजर को 1 मिलियन टाइम्स ईच इंक्रीमेंट करते हैं। क्योंकि ये ऑपरेशंस बिना किसी सी सिंक्रोनाइजेशन के साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए फाइनल रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल होता है और टिपिकली एक्सपेक्टेड 2 मिलियन से कम रह जाता है। यह प्रोग्राम डिस्क्रिपेंसी को इलस्ट्रेट करने के लिए एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों वैल्यूज को आउटपुट करता है। अगर आप इस कोड को मल्टीपल टाइम्स कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे तो आप कुछ डिस्टर्बिंग नोटिस करेंगे। एक्चुअल वैल्यू आउटपुट शायद ही कभी 2 मिलियन के इक्वल होगा। आपको 12431021 189231 या 1054911 मिल सकता है, जो हर सिंगल रन पर अनप्रेडिक्टेबली वेरी करेगा। यह आउटपुट 3 सेपरेट टेस्ट रन्स या एग्जीक्यूशन साइकिल्स के दौरान रिकॉर्ड की गई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यूज को दिखाता है। यह क्यों टूटा? अंडर द हुड काउंटर प्लस ऑपरेशन एटॉमिक नहीं है। मॉडर्न CPU इंस्ट्रक्शन सेट्स जैसे x86 634 या ARM 634 पर एक मेमोरी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने में 3 सेपरेट हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस शामिल होते हैं। रीड यानी मेन मेमोरी या L3 कैश से करंट काउंटर वैल्यू को लोकल CPU रजिस्टर में लोड करना। मॉडिफाई यानी उस CPU रजिस्टर के अंदर की वैल्यू में 1 ऐड करना। राइट यानी CPU रजिस्टर से वैल्यू को वापस शेयर्ड मेमोरी में स्टोर करना। यह डायग्राम सेपरेट प्रोसेसिंग यूनिट्स पर रन हो रहे 2 पैरेलल एग्जीक्यूशन पाथ्स के बीच सिंक्रोनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। दोनों यूनिट्स कॉमन स्टोरेज एरिया से सेम इनिशियल वैल्यू को एक्सेस करती हैं, इसे लोकली इंक्रीज करती हैं और रिजल्ट को वापस सेव करती हैं। क्योंकि ये एक्शंस बिना कोऑर्डिनेशन के ओवरलैप होते हैं, इसलिए 1 अपडेट ओवरराइड हो जाता है, जिससे अपडेट मिस हो जाता है। जब थ्रेड A और थ्रेड B अलग अलग CPU कोर्स पर इन स्टेप्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं तो उनके ऑपरेशंस मेमोरी में अनप्रेडिक्टेबली इंटरलीव हो जाते हैं। थ्रेड A वैल्यू 0 रीड करता है, इससे पहले कि थ्रेड A वापस 1 राइट कर पाए। थ्रेड B वैल्यू 0 रीड कर लेता है। दोनों अपने इंटरनल रजिस्टर को 1 पर इंक्रीमेंट करते हैं और दोनों ही वेरिएबल में वापस 1 राइट कर देते हैं। 2 डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस हुए, लेकिन काउंटर सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट हुआ। इस डिजास्टर्स सिचुएशन को डेटा रेस कहा जाता है और C++ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के तहत डेटा रेस का रिजल्ट अनडिफाइंड बिहेवियर यानी UB होता है। सेक्शन ब्रेक, मूविंग फॉरवर्ड। STDJ थ्रेड के साथ एग्जीक्यूशन थ्रेड्स क्रिएट करना हमें प्रोसेस टर्मिनेशन के रिस्क के बिना एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल्स को एफर्टलेसली मैनेज करने की स्ट्रक्चरल सेफ्टी देता है। लेकिन एग्जीक्यूशन फ्लो को मैनेज करना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। जब भी मल्टीपल थ्रेड्स एक ही समय में शेयर डेटा लोकेशंस को रीड और राइट करते हैं तो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन और सिंक्रोनाइज्ड मेमोरी एक्सेस को एनफोर्स करना होगा। सेक्शन 14.3 में हम म्यूटेक्सिस, लॉक्स और सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स को मास्टर करके इस प्रॉब्लम को हेड ऑन टैकल करेंगे ताकि शेयर डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके और हमारी कॉन्करेंट एप्लीकेशंस को थ्रेड सेफ बनाया जा सके।